नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं यूपीएससी कंबाइंड एलडीसी सेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2021 और 22 का जो हुआ था अभी अक्टूबर 2023 में उसके जीएफआर के जो क्वेश्चंस आए थे उसमें आज हम उसको डिस्कस करेंगे। अराउंड 20 क्वेश्चंस थे। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था सेट ए का 91 नंबर का क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द क्रेडेंशियल्स ऑफ सप्लायर्स ऑन जेम पोर्टल शैल बी सर्टिफाइड बाय द फॉलोइंग ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस पे नहीं जाऊंगा, मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको कि आंसर रूल नंबर 149 अगर हम देखते हैं जीएफआर का, तो वो कहता है कि जेम पोर्टल इज यूज्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड कॉमनली इन द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स। ओके, और इसका एक जेम स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है जो कि इंश्योर करता है कि जो भी आइटम्स जेम पोर्टल पर हैं उनकी एडिक्वेट पब्लिसिटी हो, उनकी पीरियोडिकल एडवर्टाइजमेंट हो, वो इसका काम है। और जो जितने भी मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स हैं जो प्रोक्योर करते हैं गुड्स और सर्विसेज, उनके लिए मैंडेटरी है कि जो भी आइटम्स जेम पोर्टल पर हैं, जो भी सर्विसेज एंड गुड्स, वो मैंडेटरीली प्रोक्योर करें वहां से, जेम से। अच्छा, इसमें दो चीज हो रहा है कि जो भी सप्लायर्स जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं तो उनकी जो क्रेडेंशियल्स हैं सप्लायर्स के, वो सर्टिफाइड करता है जेम स्पेशल पर्पस व्हीकल। लेकिन जब आप कोई सामान खरीद रहे हो और आपको ये चेक करना है कि जो जो प्राइस है वो रीजनेबल है कि नहीं जेम पर, तो वो सर्टिफाइड करता है जो प्रोक्योरिंग अथॉरिटी है। ओके, जेम पोर्टल से कुछ खरीदने की लिमिट्स होती हैं। लिमिट्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं कि अगर 25,000 तक का कोई भी आपको सामान खरीदना है, गुड्स या सर्विसेज बोथ, तो आप किसी भी सप्लायर से खरीद सकते हो जेम पोर्टल पर। बस तीन चीज़ का ध्यान रखना जो कि आपकी कंडीशंस को मीट करे। पहली क्वालिटी को, दूसरी स्पेसिफिकेशंस को, और तीसरी डिलीवरी पीरियड को। तो ये तीन चीज़ जरूर याद रखना, क्योंकि यूपीएससी ने इसके ऊपर भी सवाल पूछा हुआ है कि आप 25,000 तक की लिमिट में किसी भी सप्लायर से सामान खरीद सकते हो जेम पर, लेकिन क्या कंडीशन है, आप वो क्या फुलफिल करें। तो तीन चीज़ फुलफिल करें, क्वालिटी, दूसरा स्पेसिफिकेशन, और तीसरी डिलीवरी पीरियड। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन है कि ऑटोमोबाइल्स के केस में ये वाली जो लिमिट है ये अप्लाई नहीं होती अगर आप कार वगैरह खरीद रहे हो। ठीक है, दूसरी लिमिट है कि 25,000 से ऊपर और 5 लाख तक की। उसमें क्या, आप जेम सेलर, कोई भी सेलर है जेम पोर्टल पर जिसका लोवेस्ट प्राइस है अमंग डिफरेंट सेलर्स, उससे आप ले सकते हो, लेकिन 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स की आपको कोटेशन लेनी पड़ेगी जहाँ पे, जो कि आपकी क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन और डिलीवरी पीरियड को मीट कर रहे हो। अच्छा, इस वाले केस में अबाउट 25,000 और 5 लाख, अप टू 5 लाख, इस केस में आप जो टूल्स होते हैं जेम पोर्टल पर ऑनलाइन बिडिंग का और ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन का, जो जेम पोर्टल पर अवेलेबल है, उसको यूज कर सकते हो इवन फॉर बाइंग प्रोक्योरमेंट्स लेस देन ₹5 लाख। ओके, अब कोई ऐसी आइटम जो 5 लाख से ज़्यादा है, तो आप कोई भी सप्लायर जो जेम पोर्टल पर है जिसकी लोवेस्ट प्राइस है, जो कि आपको मीट, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, डिलीवरी पीरियड को मीट कर रहा है, आप मैंडेटरीली ऑब्टेन करो बिड्स किसी भी सप्लायर से, और जो जिसका लोवेस्ट प्राइस होगा उससे आप खरीद सकते हो यूजिंग ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑप्शन टूल, जो कि जेम पोर्टल पर अवेलेबल है। लेकिन ऑटोमोबाइल के केस में ये लिमिट है 30 लाख की। ओके, नेक्स्ट इसी में थोड़ी सी और चीज़ बता देता हूँ कि जो भी इनविटेशन आप दोगे ऑनलाइन ई बिडिंग का या रिवर्स ऑप्शन का, वो अवेलेबल होगा टू ऑल द एग्जिस्टिंग सेलर्स जो भी रजिस्टर्ड हैं ऑन जेम पोर्टल एंड हु हैव ऑफर्ड देयर गुड्स एंड सर्विसेज अंडर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस कैटेगरी। और जो सीलिंग है ये एप्लीकेबल होती है ओनली फॉर परचेजेस जो कि आप करते हो जेम पोर्टल से। मीन्स जो भी आइटम्स या गुड्स गुड्स या सर्विसेज जेम पोर्टल पर अवेलेबल है उन्हीं के लिए लिमिट अप्लाई होगी। और कोई ऐसा प्रोडक्ट जो जेम पे अवेलेबल नहीं है तो उस पर ये वाली लिमिट अप्लाई नहीं होगी। ओके, एक और चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट अपना प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट बनाती है गुड्स और सर्विसेज की, आइदर ओपैक्स और कैपेक्स मॉडल। ओपैक्स और कैपेक्स मॉडल आपको पता होंगे कि ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, इसको जब क्वेश्चन आएगा तो मैं कवर करता हूँ। और मिनिस्ट्रीज को मतलब अपनी प्रिपरेशन, जब भी वो अपना बजट एस्टिमेट्स प्रिपेयर करती होती है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स उनको पता होनी चाहिए। और जब भी आपका एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान प्रोजेक्ट करते हो आप जेम पोर्टल पर, आपको जब भी बजट एस्टिमेट्स आपका अप्रूव हो जाएगा तो विद इन 30 डेज ऑफ बजट अप्रूवल आपको अपना एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी सबमिटेड ऑन द जेम पोर्टल। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कितने दिन के अंदर अंदर आपको अपना एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान बजट अप्रूवल के कितने दिन के अंदर जेम पोर्टल पर डालना होता है, तो वो है 30 डेज। ओके, जब आप इसमें जो प्राइसेस हैं उनकी रीजनेबलनेस भी आप फाइंड आउट कर सकते हो बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर ऑन द जेम पोर्टल बाय यूजिंग अ बिजनेस एनालिटिक्स टूल।
ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन सा टूल यूज कर सकते हो आप रीजनेबिलिटी ऑफ प्राइस को चेक करने के लिए, वो है बिजनेस एनालिटिक्स टूल, जो कि जेम पोर्टल पर मिल जाएगा। और आप अपने लास्ट परचेज प्राइस आपका क्या रहा जेम पर, या डिपार्टमेंट का खुद का क्या लास्ट परचेज प्राइस है, इन सब चीज़ों से आप प्राइस की रीजनेबिलिटी चेक कर सकते हो। ओके, जो डिमांड होगी फॉर गुड्स की, वो कभी भी दो टुकड़ों मतलब शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्वांटिटीज, ताकि आप हायर अप्रूवल ना लेना पड़े। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई गुड है वो 50,000 का है, लेकिन आप इस हिसाब से कर रहे हो कि वो 20,000 के दो और एक 10,000 का दे दो, ताकि कोटेशन से ना लेने पड़े। तो रूल ये कहता है कि ऐसा पीस मिल में उसको डिवाइड मत करो। अगर ऐसा कुछ है तो जो भी प्रॉपर प्रोसीजर है वो लीजिए, नहीं तो वो फाइनेंशियल प्रोप्राइटी के बाहर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सवाल फिर जो ऑप्शंस थे, तो आंसर क्या होगा? क्रेडेंशियल्स कौन सर्टिफाई करता है? आंसर इज सी, जेम स्पेशल पर्पस व्हीकल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। ओके 92 कहता है एज पर जीएफआर 2017 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइनर वर्क इज आर करेक्ट। ओके, माइनर वर्क, ये चैप्टर वर्क्स वाला चैप्टर 5 में से क्वेश्चन है, रूल नंबर 30, उसमें साफ लिखा हुआ तीनों का। ओरिजिनल वर्क क्या होता है, माइनर वर्क क्या होता है, रिपेयर वर्क। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओरिजिनल वर्क कहता है कोई भी न्यू कंस्ट्रक्शन, जो भी आपका नई कंस्ट्रक्शन होगी वो ओरिजिनल वर्क होगा। साइट की प्रिपेयर करना वो भी ओरिजिनल वर्क में आएगा। एडिशंस करने या ऑल्ट्रेशंस करने एग्जिस्टिंग वर्क्स में, या स्पेशल रिपेयर्स हैं टू न्यूली परचेज्ड और प्रीवियसली अबेंडन्ड बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स, इंक्लूडिंग उसकी रीमॉडलिंग और रिप्लेसमेंट। माइनर वर्क्स, बेसिकली माइनर वर्क ये होता है जो कि ऐड करता है आपकी कैपिटल वैल्यू टू एग्जिस्टिंग एसेट्स, बट माइनर वर्क कभी भी एक नया एसेट क्रिएट नहीं करेगा। रिपेयर वर्क क्या होता है? बेसिकली वर्क्स जो कि अंडरटेकन टू मेंटेन बिल्डिंग्स एंड फिक्सचर्स। और ये जो वर्क्स हैं, वर्क्स में सर्विसेज एंड गुड्स जो कि इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल होंगे टू ओरिजिनल और रिपेयर वर्क, वो भी वर्क्स में ही आएंगे। सपोज करो जैसे आपने रिपेयर वर्क कर रहे हो, आपको बिल्डिंग मेंटेन करने के लिए रिपेयर वर्क आपने करवाया। अब इसमें कोटेशन आई कि जी ठीक, मान लो रिपेयर वर्क कोई दीवार पे पेंटिंग करानी है, और आपने कोटेशंस ले ली, और जो कोटेशन जिस पेंटर ने दी, काम लिया, तो उसने सिर्फ यही कोटेशन दी कि जी पेंटिंग का मेरे 50,000 रुपये लूंगा मैं। लेकिन बाद में वो कहता है कि जी देखो पेंट मैंने वहां से मंगाया, तो उसके भी पैसे जो आए हैं, मतलब डिलीवरी, जो पेंट की डिलीवरी होगी उसके 5,000 रुपये डिलीवरी के लग गए हैं यहाँ ऑफिस में आने के, तो ये 50 नहीं तो 5,000 और लगेंगे। तो जो टोटल रिपेयर वर्क होगा ना, तो अब इसकी वैल्यू 50,000 नहीं 55,000 हो जाएगी इंक्लूडिंग वो, क्योंकि ये वाली चीज भी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, वो भूल गया था लगाना। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन है माइनर वर्क्स एट कैपिटल वैल्यू टू एग्जिस्टिंग एसेट्स बट डू नॉट क्रिएट न्यू एसेट्स, बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट माइनर वर्क्स क्रिएट न्यू एसेट्स, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन आप देख ही लो। ऑप्शन जब एक ऐसी चीज मिल जाए तो ऑप्शन में देखो बी गया, सी गया, डी गया, तो आंसर इज ए। वैसे मैं कर लेता हूँ, माइनर वर्क्स आर ऑल्सो अंडरटेकन टू मेंटेन बिल्डिंग्स एंड फिक्चर्स, गलत है। माइनर वर्क्स ऑल्सो इंक्लूड स्पेशल रिपेयर सुपरवाइजर, ये भी गलत है। तो आंसर इज 1, ए इज द आंसर 92। चलो नेक्स्ट 93, in the context of GFR 2017 consider the following statements regarding grants in aid। वैसे मैं grants in aid का चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं इसको अलग से कवर करूंगा। अभी सिर्फ क्वेश्चंस की स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखो चौथी स्टेटमेंट कहता है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बाय द गारंटी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सबमिटेड विद इन 6 मंथ्स ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बिल्कुल गलत है। विद इन 12 मंथ्स होता है, ये रूल भी है, रूल 230 238, utilization certificate should be submitted within 12 months of the closure of the financial year by the institution or organization concerned to whom the grants in aid was provided. So this statement is incorrect. Third statement देखते हैं, grants in aid may be sanctioned to meet the bona fide expenditure incurred not earlier than 2 years prior to the date of issue of sanction। इसका देख लेते हैं। ये कहता है कि रूल 230-15 grants in aid may be sanctioned to meet the bona fide expenditure incurred not earlier than 2 years prior to the date of issue of the sanction। तो ये वाली स्टेटमेंट सही हो गई। इसके बाद इन ऑल केसेस ऑफ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड विद ग्रांट्स इन इट रिस्पांसिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस देयर ऑफ डिवॉल्व्स ऑन द गवर्नमेंट, तो ये गलत है। ये वाली स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज जब भी कोई बिल्डिंग आप गारंटी इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो और गवर्नमेंट के नाम पे वो बिल्डिंग है, तो उसकी मेंटेनेंस का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी गारंटी इंस्टीट्यूशन की होती है। रूल 230-13 कहता है सैंक्शनिंग अथॉरिटी व्हाइल लेइंग डाउन द पैटर्न ऑफ असिस्टेंस मे डिसाइड
सैंक्शनिंग अथॉरिटी डिसाइड कर सकती है कि ओनरशिप ऑफ बिल्डिंग किसके पास रहेगी, वो गवर्नमेंट के पास रहेगी या गारंटी इंस्टीट्यूशन के पास रहेगी। जब भी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहती है तो गारंटी इंस्टीट्यूशन में बी अलाउड टू ऑक्यूपाई द बिल्डिंग एज अ लेसी, और इन और उस सब कंडीशन में सब पर लिखा जाएगा कि लोकेशन क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, नेम ऑफ लेसी क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेंगे लीज के। और जब भी ऐसी बिल्डिंग आप लीज पे देते हो तो सारा मेंटेनेंस का काम गारंटी इंस्टीट्यूशन का होता है। ओके, फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑल इंटरेस्ट और अदर earnings against grants in aid released by any guarantee institution should be mandatorily remitted to the consolidated fund of India immediately after finalization of the accounts। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सारा का सारा जितनी भी इंटरेस्ट या अर्निंग्स आ रही है ना, सारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अकाउंट में जाती है। रूल नंबर 230 का 8 आप पढ़ लेना। ये मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ऑल इंटरेस्ट और अदर earnings against grants in aid or advances other than reimbursement released to any guarantee institution should be mandatorily remitted to the consolidated fund of India immediately after finalization of the accounts, and such advances should not be allowed to be adjusted against future releases। So इसका आंसर हो जाएगा, आंसर D, 2 and 4 are not correct। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, सिंपल सवाल, रेवेन्यू एंड कैपिटल आर द टू डिविजन्स ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आंसर इज ए। देख लो, रूल नंबर 77 कहता है मेन डिविजन्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ अकाउंट के बारे में बात करता है। जो अकाउंट्स है गवर्नमेंट के वो तीन पार्ट में होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कई बार आर्टिकल भी पूछ सकता है सीधा सीधा, तो आर्टिकल 266(1) में है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है 267(1) और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है आर्टिकल 266(2) में। और कंसोलिडेटेड फंड डिवाइड होता है टू डिविजन्स में, मेनली रेवेन्यू एंड कैपिटल डिविजन्स। रेवेन्यू में दो पार्ट, रिसीट्स हेड और एक्सपेंडिचर हेड्स। रिसीट हेड्स का काम होता है डील करता है विद प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेशन एंड अदर रिसीट्स क्लासिफाइड एज रेवेन्यू। इनकम टैक्स वगैरह ये सब जो भी आए रेवेन्यू हेड्स में चले जाएंगे। एक्सपेंडिचर हेड्स हो गए डीलिंग विद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेट देयर फ्रॉम। कैपिटल के हेड्स हो गए रिसीट हेड्स, एक्सपेंडिचर हेड, और तीसरा पब्लिक डेट, लोन्स एंड एडवांसेस। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी ये आगे। पार्ट 2 कंटिजेंसी फंड आपको पता होना चाहिए। कंटिजेंसी फंड जो है आर्टिकल 267(1) है, और इसका एक कंटिजेंसी फंड सेटअप हुआ है। इसका एक एक्ट भी है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950, तो ये याद रखना। और एक अपेंडिक्स में कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड GFR में अपेंडिक्स है, वो थोड़ा सा पढ़ लेना। उसमें बताया हुआ कि कौन हु इज द कस्टोडियन ऑफ दिस अकाउंट। पार्ट 3 इज पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में सारी ट्रांजेक्शन जो कि रिलेटेड टू डेट है, रिजर्व फंड्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, एडवांसेस, सस्पेंस, रेमिटेंसेस एंड कैश बैलेंसेस, वो सारे पब्लिक अकाउंट में चले जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ GFR कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट। चलो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पहली स्टेटमेंट क्या है, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में बिड्स शुड बी इनवाइटेड एट लीस्ट फ्रॉम 3 बिडर्स। बिल्कुल सही है, 3 बिडर से कम होनी चाहिए। लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, if there is in limited tender inquiry, if there is absence of adequate competition, even unsolicited bids could be considered। never, unsolicited bids तो कभी भी कंसिडर नहीं होंगी, तो ये गलत स्टेटमेंट होगी दूसरी। तीसरा, bidders are not permitted to alter or modify their bids after expiry of the deadline for receipts of bids। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, रिसीट डेडलाइन के बाद तो कुछ ऑल्टर नहीं हो पाएगा। चौथा, when a limited or open tender results in only one effective offer, it shall be treated as a single tender contract। चौथी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो आंसर इज 1, 3 and 4 करेक्ट। अब थोड़ा लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको मैंने लिखा है, रूल 162 है, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी अडॉप्ट करते हैं व्हेन वैल्यू ऑफ गुड्स इज अप टू 25 लाख। जब 25 लाख तक आप लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी मंगा सकते हो। जो भी कॉपीज होगी बिडिंग डॉक्यूमेंट की, वो आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हो बाय स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट से, कुरियर से, ईमेल से, टू फर्म्स जो कि आपकी लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर्स में लिस्टेड है। और नंबर ऑफ सप्लायर फर्म्स इन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी शुड बी मोर देन 3। एफर्ट शुड बी मेड हायर नंबर ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर्स हों आपके पास। और जब भी आप लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी आप CPP पोर्टल पर डालनी है, आपको अपनी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर डालनी है या फिर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी डालनी चाहिए। अनसॉलिसिटेड बिड्स तो कभी एक्सेप्ट नहीं करनी। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इवॉल्व कर सकते हैं सिस्टम बाय विच इंटरेस्टेड फर्म्स कैन रजिस्टर एंड बिड इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ टेंडरिंग। जितनी जो परचेज होगी थ्रू लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में बी अडॉप्टेड, इवन परचेज मोर देन 25 lakhs
कुछ सर्कमस्टांसेस है, दो तीन है, ये देख लेते हैं कौन कौन से। पहला सर्कमस्टांसेस ये है जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सर्टिफाई करे कि जो डिमांड है वो अर्जेंट है और कोई भी एडिशनल एक्सपेंडिचर जो इन्वॉल्व होगा बाय नॉट प्रोक्यूरिंग थ्रू एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी इज जस्टिफाइड इन व्यू ऑफ अर्जेंसी, और मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट शुड पुट ऑन रिकॉर्ड द नेचर ऑफ द अर्जेंसी एंड द रीजंस व्हाई द प्रोक्योरमेंट कुड नॉट बी एंटिसिपेटेड। इसके बाद सफिशिएंट रीजन होना चाहिए जो कि आप राइटिंग में कंपिटेंट अथॉरिटी लिखेगी इंडिकेटिंग दैट इट विल नॉट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट टू प्रोक्योर द गुड्स थ्रू एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी एंड द सोर्सेज। और तीसरी कंडीशन है कि जो सोर्सेज है ना सप्लाई की वो आपको डेफिनेटली नॉन हो और फ्रेश सोर्सेज मिलना वो थोड़ा मुश्किल हो, तो इसलिए आप लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी से भी 25 लाख के ऊपर कर सकते हो। और एक चीज़ है कि सफिशिएंट टाइम आपको देना चाहिए फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स इन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, तो इसमें जो जीएफआर में लिखा है वो सफिशिएंट टाइम लिखा है, तो ध्यान रखना कि कोई ऐसा स्पेसिफाइड टाइम नहीं लिखा कि अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में आपको 3 हफ्ते देने 2 हफ्ते देने और तीसरा ऑप्शन सफिशिएंट टाइम देना, तो सफिशिएंट टाइम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 करते हैं, ये इन्वेंट्री वाले को चैप्टर में से आया है, उसमें से एक दो सवाल आते आते हैं हमेशा, इस बार थोड़ा सा घुमा के सवाल दे दिया। कहता है कि ड्यूरिंग एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी हैविंग 20,000 वॉल्यूम्स ऑफ बुक, 20,000 के करीब किताबें हैं लाइब्रेरी में, लॉस हो गया कुछ बुक्स का, वाज नोटिस व्हिच वाज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू डिसऑनेस्टी और नेग्लिजेंस। पूछता है टू व्हाट मैक्सिमम एक्सटेंट द लॉस और शॉर्टफॉल ऑफ बुक्स ईच बुक हैविंग वैल्यू not exceeding 1,000 and none being of rare category in a year would not require any regularization action। ठीक है जी, देखो क्या होता है कि 20,000 तक की मैक्सिमम एक्सटेंट शॉर्टफॉल, कहते 5 किताबें 1,000 किताब पर अगर कम है, 5 बुक्स 1,000 बुक्स पे अगर कम है तो वो एज अ नॉर्मल लॉस माना जाता है। तो अब देख लो आपकी बुक्स कितनी, 20,000 बुक्स हैं, अगर 5,000 पे तो 20,000 पे कितना हो गया, तो 5 दूनी 10, 100 बुक्स हो गई, 100 बुक्स, तो आंसर इज बी। तो इसका मैं वो बनाया मैंने एक चार्ट सा, इसमें आप देख लो जैसे एसेट्स बता दिए, फॉर्म्स क्या है और कंडक्टिंग वेरिफिकेशन का कैसा होता है। देखो फिक्स्ड एसेट्स जो भी होते हैं, जैसे आपका फर्नीचर वगैरह हो गया, इसकी एक एंट्री होती है जीएफआर फॉर्म नंबर 22 में, और इन सबकी इन्वेंट्री एटलीस्ट वंस इन अ ईयर होनी चाहिए। ठीक है, कंज्यूमेबल्स हो गया आपकी स्टेशनरी, उसकी भी पूरी जो स्टेशनरी का रजिस्टर बनेगा वो जीएफआर फॉर्म 23 के हिसाब से बनता है। कंज्यूमेबल्स की भी इन्वेंट्री साल एटलीस्ट वंस इन अ ईयर होनी चाहिए। अब लाइब्रेरी बुक्स का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म जीएफआर 18 है, जो जीएफआर 18 में जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे बुक्स की एंट्री करनी होती है। अब बुक्स का थोड़ा सा अलग है, बुक्स में क्या आता है कि अगर आपके पास 20,000 किताबें हैं तो आप हर साल कंप्लीट वेरिफिकेशन करोगे, 20,000 से ज़्यादा है और 50,000 तक है तो आप 3 साल में एक बार करोगे, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर होनी चाहिए वेरिफिकेशन। मोर देन 50,000 बुक्स हैं तो कहते हैं कि सैम्पल वेरिफिकेशन कर लो, एंड दैट टू नॉट मोर देन 3 ईयर्स, मतलब 3 साल में एक बार सैंपल वेरिफिकेशन हो जानी चाहिए। 20,000 से 50,000 के बीच में कंप्लीट वेरिफिकेशन इन 3 ईयर, एटलीस्ट वंस इन 3 ईयर। अब देखो जब भी ऐसे वेरिफिकेशन होगी तो कोई भी लॉस, 5 किताबों का लॉस 1,000 किताब पे, वो एज अ रीजनेबल लॉस माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी किताब जिसकी वैल्यू 1,000 से ज़्यादा है और रेयर बुक है, कितनी, और रेयर बुक की कोई भी वैल्यू, चाहे वो 5 रुपए की किताब हो रेयर बुक, लेकिन रेयर बुक की कैटेगरी में वो, तो अगर इनका लॉस हुआ तो वो तो इन्वेस्टिगेट करना और अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है उसके। चलो अगला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बिड सिक्योरिटी दैट कैन बी टेकन फॉर परचेज ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 50 लाख। बिड सिक्योरिटी कितनी देनी है भैया, देखो बिड सिक्योरिटी का सीधा सीधा ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला होता है बिड सिक्योरिटी हो सकती है 2 से 5% की, और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होती है 3 से 10%। तो 2 से 5%, तो मैक्सिमम कितनी, 5%, 50 लाख का 5% निकालो, 5×5 = 25, तो 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए की मैक्सिमम आपको बिड सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी। इसका भी बता देता हूँ थोड़ा सा, बिड सिक्योरिटी का क्या होता है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का भी क्वेश्चन आया हुआ, तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में वहाँ कवर करूंगा। रूल नंबर 170 में लिखा हुआ बिड सिक्योरिटी क्या होती है। बिड सिक्योरिटी बेसिकली हम इसलिए लेते हैं कि बिडर ने बिड डाली, अब ऐसा ना हो कि जब उसकी बिड हो जाए फाइनल की, उसको हम अवार्ड दे रहे हैं और बाद में वो मना ही कर दे, तो ऐसे केस के लिए हम बिड सिक्योरिटी लेते हैं कि भैया तेरे से पैसे लेंगे। तो इसका ये टू सेफगार्ड अगेंस्ट अ बिडर्स विड्रॉइंग और ऑल्टरिंग इट्स बिड ड्यूरिंग द bid validity period in the case of advertised और limited tender inquiry। bid security जिसको हम earnest money भी बोलते हैं, obtained from the bidders except, अब हम किससे नहीं लेंगे bid security, एक MSME, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से नहीं लेंगे, हम किसी स्टार्टअप से नहीं लेंगे जो जिसको रिकॉग्नाइज किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने, या फिर कोई ऐसी एमएसएमई जो रजिस्टर्ड विद सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन या कंसर्न मिनिस्ट्री का। तो दो का ध्यान रखना, स्टार्टअप्स और एमएसएमई को हम नहीं लेंगे।
उनसे बिड सिक्योरिटी नहीं लेंगे। बिडर शुड बी आस्क्ड टू फर्निश बिड सिक्योरिटी अलोंग विद देयर बिड्स। जब वो बिड्स देते हैं तभी उनको बिड सिक्योरिटी देनी है, जो कि रेंज होती है 2 से 5%। और जब आप बिड डॉक्यूमेंट निकालते हो तो उसमें ये नहीं लिखोगे कि ये 5% आपको बिड सिक्योरिटी देनी है, आप एग्जैक्ट अमाउंट लिखोगे कि कितनी देनी है। आपको पता है कि आपका टेंडर 50 लाख का, तो आप उसमें लिखोगे कि 2.5 लाख रुपए कि एज अ बिड सिक्योरिटी जब आप बिड जमा करो तो बिड सिक्योरिटी 2.5 लाख रुपए की दो। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट खुद डिसाइड करता है कि कितनी परसेंट ले सकता है वो, 2 से 5 में जितने उनको लेनी हो। अच्छा, बिड सिक्योरिटी आप एक्सेप्ट कर सकते हो किस किस फॉर्म में? एक इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट में ले सकते हो आप, फिक्स डिपॉजिट रिसीट ले सकते हो, बैंकर्स चेक भी ले सकते हो, एक चेक, बैंक गारंटी इंक्लूडिंग ई बैंक गारंटीज फ्रॉम एनी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, और ऑनलाइन पेमेंट इन एन एक्सेप्टेबल फॉर्म, जो कि परचेजर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करे। अब वैलिडिटी, बिड सिक्योरिटी की वैलिडिटी होती है 45 डेज बियॉन्ड द फाइनल बिड वैलिडिटी पीरियड। ठीक है, अब बिड सिक्योरिटी, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कितने दिन तक के लिए बिड सिक्योरिटी वैलिड होती है? इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 45 डेज बियॉन्ड द फाइनल बिड वैलिडिटी पीरियड। अगला, बिड सिक्योरिटीज, जो अनसक्सेसफुल बिडर्स की जो बिड सिक्योरिटीज हुई है वो आपको रिटर्न करनी है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द फाइनल बिड वैलिडिटी एंड लेटेस्ट ऑन और बिफोर द 30th डे आफ्टर द अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आज आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो इसके 30 दिन के अंदर अंदर आप जो बाकी जो बिडर्स थे उनकी बिड सिक्योरिटी आप 30 दिन के अंदर अंदर वापस कर दो। और अगर मान लो 2 स्टेज की बिडिंग हुई है कि टेक्निकल बिड अब खुली, फिर फाइनेंशियल बिड, टेक्निकल बिड में जो बिडर्स डिस्क्वालीफाई हो गए, तो उनका भी यही है कि आज की डेट से, टेक्निकल बिड की डेट से जो डिस्क्वालीफाई हो गए वो 30 डेज के अंदर अंदर उनकी आप बिड सिक्योरिटी वापस करो। कहता है इन प्लेस ऑफ अ बिड सिक्योरिटी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट रिक्वायर कर सकते हैं टू साइन अ बिड सिक्योरिटी सिक्योरिंग डिक्लेरेशन। कई बार ऐसा होता है कि आप मतलब कई जगह ऐसे होता है वहाँ बिड सिक्योरिटी आपको पता है सप्लायर बिड सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो उसको अगर बिड सिक्योरिटी नहीं ले रहे हो आप, तो आपको एक बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन लेनी पड़ती है। तो उसमें क्या होता है, वो बिडर जो है ये लिखता है कि वो एक्सेप्ट करता है कि इफ अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं अपने बिड को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैलिडिटी, और अगर इफ दे वर अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट एंड दे फेल टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरी टू एंड दे that to submit a performance security, और वो performance security नहीं दे रहे before the deadline defined in the request for bid documents, so they will be suspended for the period of time specified in the request for the bids document from being eligible to submit bids for contracts with the entity that invited the bids। बेसिकली 3 चीज के लिए ये है कि आप बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन में आप ये चीज बोल रहे हो कि आप अपनी बिड को विड्रॉ या मॉडिफाई नहीं कर सकते ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैलिडिटी, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और आप साइन नहीं कर रहे कॉन्ट्रैक्ट को। एक तो दूसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन ये आपको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी सबमिट नहीं कर रहे बिड मिलने के बाद। तो ये कहता है कि आपकी जो बिड है वो आपको डिबार कर दिया जाएगा एक तरीके से, और आप जो जो मिनिस्ट्री बिड्स के लिए निकाल रही है आप उस मिनिस्ट्री में अपनी बिड नहीं दे सकते बाद में फिर। रूल, अब क्वेश्चन नंबर 98 ये है रिगार्डिंग लैप्स ऑफ सैंक्शंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है, तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। सैंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अलाउंस सैंक्शन फॉर अ पोस्ट बट नॉट ड्रॉन बाय द ऑफिसर कंसर्न शैल नॉट लैप्स। बिल्कुल सही है, ये वाली स्टेटमेंट याद रखना भैया। कोई भी एक अलाउंस सैंक्शन हुआ है जो कि ड्रॉ नहीं किया गया है तो वो लैप्स नहीं होता। सैंक्शन शैल नॉट लैप्स इफ टेंडर्स फॉर द परचेज ऑफ स्टोर्स हैव बीन एक्सेप्टेड विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। बिल्कुल सही, ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ सैंक्शन बट नो पेमेंट हैज बीन मेड। कोई दिक्कत नहीं, अगर टेंडर जो है फॉर परचेज ऑफ एक्सेप्ट कर लिया है विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर, चाहे पेमेंट हुई हो या ना हुई हो, तो वो सैंक्शन वैलिड रहेगी। अनलेस स्पेसिफिकली रिन्यूड, a sanction for any fresh charge shall lapse if no payment in whole or in part has been made during a period of 12 months from the date of issue of such sanction। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 12 महीने तक के लिए वो वैलिड रहती है डेट ऑफ इशू से। तो इसका आंसर 1 2 3 सी इज द आंसर। ये रूल नंबर 30 में लिखा हुआ लैप्स ऑफ सैंक्शंस के बारे में, तो ऑलमोस्ट वही है जो जो 3 स्टेटमेंट इन्होंने लिख दी, ये 3 स्टेटमेंट ही उस रूल में है, तो इसका कोई पढ़ने का इतना ज़्यादा कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है 99 का। इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटीज की, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ कि गवर्नमेंट गारंटी शैल नॉट बी प्रोवाइडेड टू द प्राइवेट सेक्टर। बिल्कुल सही है, ये रूल 277 और पैरा 8 में लिखा है गवर्नमेंट गारंटी शैल नॉट बी प्रोवाइडेड टू द प्राइवेट सेक्टर एज इट इज स्टेटमेंट, तो फर्स्ट इज राइट। दूसरा कहता है गवर्नमेंट गारंटीज शैल नॉर्मली बी रेस्ट्रिक्टेड टू द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑफ द लोन बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अदर रिस्क शैल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द गारंटी।
देख लेते हैं रूल 22(7) का 6 वाला, guarantee shall normally be restricted to the repayment of principal and normal interest component of the loan, other shall not form part of the guarantee. तो दूसरी स्टेटमेंट है गलत। तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं, पावर्स टू ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटीज इंक्लूडिंग दोज ऑन एक्सटर्नल बोरिंग्स वेस्ट विद द बजट डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। बिल्कुल सही बात है, बजट डिवीजन ही देखती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटीज का, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये कई बार क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि हु डील्स विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटीज या हु हैज द पावर टू ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटीज। ऑप्शन आ जाएंगे तो उसमें बजट डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था। तो ये स्टेटमेंट सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी। फोर्थ ऑप्शन, government of India guarantees will not be given in cases of grants except where the donor insists on ensuring performance। इसका देख लेते हैं, Government of India guarantee will not be given in cases of grants, however if the donor insists on ensuring performance the same may be listed as a negotiating condition for getting the grant। ये कहता है will not be given except, ठीक है, चौथी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर इज 1 and 3 and 4। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100, surplus obsolete unserviceable goods with assessed residual value more than 2 लाख shall be disposed of by। तीन ऑप्शन है जी, देखो इसका ध्यान रखना, 2 लाख से ऊपर कोई भी ऑब्सोलीट आइटम को अगर आपको डिस्पोज ऑफ करना है, उसके दो ही तरीके, एक पब्लिक ऑक्शन और दूसरा होता है ऑब्टेनिंग बिड्स थ्रू एडवर्टाइज टेंडर। तो आंसर इज 2 and 3, बी इज द आंसर। अब इसका बताता हूँ, जो एनी मोड एज मे बी डिटरमाइंड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये होता है 2 लाख से कम में। तो थोड़ा सा रूल नंबर 218 देख लेते हैं, मोड्स ऑफ डिस्पोजल। सरप्लस या ऑब्सोल्यूट अनसर्विसेबल गुड्स हैं जिनकी आपने एसेस्ड रेजिडुअल वैल्यू 2 लाख से ऊपर की देखी है, तो उनके दो ही तरीके हैं डिस्पोज करने के, ऑब्टेनिंग बिड्स थ्रू एडवर्टाइज टेंडर और पब्लिक ऑक्शन। दूसरा है जिसकी वैल्यू 2 लाख से कम है, तो उनका डिस्पोजेबल विल बी डिटरमाइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वो काफी सारे, कीपिंग इन व्यू द नेसेसिटी टू अवॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ सच गुड्स एंड कॉन्सिक्वेंशियल ब्लॉकेज ऑफ स्पेस एंड ऑल्सो डिटीरियोरेशन इन वैल्यूज ऑफ गुड्स टू बी डिस्पोज ऑफ। अगर कुछ हजार्डियस ऐसी चीजें हैं जैसे मेडिसिन, फूड ग्रेन्स, एम्यूनिशंस विच आर हजार्डियस और अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन should be disposed of or destroyed immediately by adopting suitable mode as to avoid any health hazard or environment pollution or any possibility of misuse of such goods। और अगर कोई ऐसी सरप्लस या ऑब्सोल्यूट चीजें हैं, कोई इक्विपमेंट, डॉक्यूमेंट है जो सिक्योरिटी कंसर्न है जिसका, should be disposed of or destroyed in an appropriate manner in compliance with the rules relating to official secrets as well as financial prudence। दोनों चीज को देखते हुए। चलो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट से 2 सवाल आ गए अभी तक। 101 क्वेश्चन है, डिसीजन टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम द मैंडेटरी ई पब्लिशिंग रिक्वायरमेंट वेयर कॉन्फिडेंशियलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर रीजंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज टू बी अप्रूव्ड बाय। हमेशा ध्यान रखना, इसकी अप्रूवल सेक्रेटरी देखता है, मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री देगा विद द कंकरेंस ऑफ द कंसर्न फाइनेंशियल एडवाइजर। रूल नंबर 160 ई प्रोक्योरमेंट में है, इसको मैंने लिखा है, वैसे आप देख सकते हो पॉज करके वीडियो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएफआर 2017 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसको भी क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट वेयर नेसेसरी शुड बी एग्जीक्यूटेड विद इन 30 days ऑफ द इशू ऑफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट जो डॉक्यूमेंट है एग्जीक्यूट होता है विद इन 21 days। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इस बार स्टेटमेंट में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि इतने दिन में एग्जीक्यूट होती है, तो ये चीज ध्यान रखना कि हमेशा कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट विद इन 21 days ऑफ द इशू ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होता है। 30 days वगैरह कुछ नहीं है, ये सब बकवास लिखी है। तो पहली स्टेटमेंट गलत। प्राइस वेरिएशन क्लोज कैन बी प्रोवाइडेड ओनली इन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है। वेयर द डिलीवरी पीरियड एक्सटेंड्स बियॉन्ड 15 months, ये गलत है। 18 months है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो पहली और दूसरी दोनों स्टेटमेंट गलत है। ऐसी तीसरी स्टेटमेंट, अब पहली दूसरी दोनों गलत हो गई। नीचे ऑप्शन देखें तो पहली दूसरी हटा दो तो आंसर बी बन जाता है। चलो और स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। नो क्लेम फॉर द पेमेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर शैल बी एंटरटेन्ड आफ्टर लैप्स ऑफ 3 years, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट शुड इंक्लूड प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ ऑल एप्लीकेबल टैक्सेस बाय द कॉन्ट्रैक्टर, बिल्कुल सही बात है। जितने भी टैक्सेस वगैरह लगेंगे वो सब कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर देगा, तो आंसर इज बी। 3 and 4 आर करेक्ट। ये मैंने लिख दिए हैं, देख लेना आप वीडियो पॉज करके। चलो नेक्स्ट इज 103, a doubt in the interpretation of any of the provisions of GFR is required to be referred to which of the following authorities for a decision। हमेशा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसको देखिए, GFR रूल्स वगैरह को। रूल नंबर 5 में लिखा हुआ है। सिंपल क्वेश्चन, ट्रांजैक्शंस इन गवर्नमेंट अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग हेड्स, बिल्कुल से बात है। मेजर, माइनर, सब हेड, डिटेल्ड एंड ऑब्जेक्टेड। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर दैट ईच ऑफ दीस हेड्स। ओके,
चलो मैं आपके लिए बताता हूँ, रूल नंबर 78 में क्लासिफिकेशन दी हुई है, ये आपके बहुत काम आएगा, डीएफपीआर में भी काम आ सकता है। सबसे पहले तो एक चीज़ बताओ, जो भी अकाउंट्स का हेड होते हैं वो 15 डिजिट न्यूमेरिक कोड होते हैं, हमेशा ध्यान रखना नंबर्स के होते हैं, कोई अल्फाबेट नहीं आता। तो कई बार ऐसे भी आ सकते हो जो क्या आपके जो ये हेड्स हैं ये क्या अल्फा न्यूमेरिक हैं या सिर्फ न्यूमेरिक हैं, तो आंसर इज न्यूमेरिक, और वो भी कितने डिजिट, 15 डिजिट। इसका तरीका बताता हूँ याद करने का। देखो सबसे पहले तो मेजर हेड, फिर सब मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड, डिटेल्ड हेड एंड ऑब्जेक्ट हेड। इसको ऐसे याद कर लो, 42 32 22, 42 32 22, 10 10 कम हो गए। तो मेजर 4, सब मेजर 2 डिजिट, माइनर हेड 3 डिजिट, सब हेड 2 डिजिट, डिटेल्ड हेड 2 डिजिट, ऑब्जेक्ट हेड 2 डिजिट। तो 42 32 और 22। इसके बाद कॉरस्पॉन्ड करते हैं मेजर इज फंक्शंस। सब मेजर हेड कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता, तो ये बेसिकली कंप्राइज करता है मेजर हेड के अंदर ही सब मेजर हेड आता है, तो हमेशा ये नहीं भी होगा। उसके बाद माइनर हेड प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है, सब हेड करता है स्कीम्स को, डिटेल्ड हेड करता है सब स्कीम को, और ऑब्जेक्ट हेड प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन, जिसमें सारे आपके इकोनॉमिक नेचर को ये बताता है, जैसे सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंस, ट्रेवल एक्सपेंस, ये सब सारे ऑब्जेक्ट हेड हो जाते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसमें, हमारे ऑप्शंस बैठ जाएंगे। ऑब्जेक्ट हेड का देख लेंगे तो स्कीम फंक्शंस सबसे पहला ही देख लेते हैं, हमारा है पहला है फंक्शंस। फंक्शंस इज सी इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 105, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी आर वेस्टेड विद द पावर टू ओपन अ न्यू हेड ऑफ अकाउंट। एक नया हेड ऑफ अकाउंट आपको खोलना है, तो उसकी किसको पावर है? एक न्यू हेड ऑफ अकाउंट की पावर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को होती है ऑन द एडवाइस ऑफ सीएजी। कई इसमें क्वेश्चन भी घुमा सकता है, क्वेश्चन ये भी घुमा सकता है, एक नया हेड ऑफ अकाउंट जो बेसिकली मेजर और माइनर हेड होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कौन से डिपार्टमेंट में है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। और उसमें भी अगर पूछना है तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, किसकी एडवाइस से? कैग की एडवाइस से। अगर सब हेड और डिटेल्ड हेड खोलने हैं तो ये मिनिस्ट्री खुद भी खोल सकती है इन कंसल्टेशन ऑफ द बजट डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इनका जो मिनिस्ट्रीज का फाइनेंशियल प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर है वो ओपन कर सकता है सब हेड्स एंड डिटेल हेड्स। ऑब्जेक्ट हेड्स को अमेंड, मॉडिफाई और न्यू ऑब्जेक्ट हेड्स ये खोल सकता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन द एडवाइस ऑफ कैग ऑफ इंडिया। और ऑब्जेक्ट हेड्स जो है, या इसको कहते हैं प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन, ये लिखा हुआ है रूल नंबर 8 ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स में। तो थोड़ा ध्यान रख लेना, मैंने तीनों बता दिए कि कैसे खुलेंगे। कहते हैं कि नो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 106, नो क्लेम फॉर द पेमेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर शैल बी एंटरटेन आफ्टर द लैप्स ऑफ हाउ मेनी ईयर्स ऑफ अराइजिंग ऑफ द क्लेम। ये वही कॉन्ट्रैक्ट वाली, कॉन्ट्रैक्ट में स्टेटमेंट भी थी अभी ऊपर, और फिर ये इसने यहाँ सवाल पूछ लिया, तो इसका आंसर 3 ईयर्स है। ये देखो आपको कॉन्ट्रैक्ट वाला जो क्वेश्चन था, इससे पहले जो 4 स्टेटमेंट आई थी उसमें भी ये सेम क्वेश्चन है। कवर करता हूँ, ये रहा देखो, नो क्लेम, क्वेश्चन नंबर 102 का तीसरी स्टेटमेंट, नो क्लेम फॉर द पेमेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर शैल बी एंटरटेन्ड आफ्टर द लैप्स ऑफ 3 इयर्स ऑफ अराइजिंग ऑफ द क्लेम। जो 105 102 क्वेश्चन की तीसरी स्टेटमेंट है वो सीधा सीधा क्वेश्चन बन के आ गई क्वेश्चन नंबर 106 में। देखो, नो क्लेम फॉर द पेमेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर शैल बी एंटरटेन्ड आफ्टर द लैप्स ऑफ हाउ मेनी इयर्स, तो 3 इयर्स इज द आंसर। चलो 107, क्वेश्चन नंबर 107, एन एडवांस पेमेंट टू अ गवर्नमेंट प्लीडर in connection with lawsuits to which the government is a party may be made up to a maximum limit of, हमेशा ध्यान रखें 25,000 एट अ टाइम है। एक गवर्नमेंट प्लीडर को आप 25,000 रुपये एट अ टाइम दे सकते हो, और इसकी सेटलमेंट हो जाएगी बाद में, जब वो काउंसिल फी के बिल आएंगे उसकी जब सेटलमेंट करोगे तो ये सारी अमाउंट वहाँ एडजस्ट हो जाती है। रूल नंबर 324 चैप्टर मिसलेनियस चैप्टर नंबर 12 में ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन 108, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर द हेड कैपिटल रिसीट्स। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है। देखो, इंटरनल डेट दे रखा है, सेंट्रल टैक्सेस, ड्यूटीज एंड सेसेस एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। देखो ये सब रेवेन्यू में जाते हैं जो भी सेंट्रल टैक्सेस है, तो दूसरी स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब हमें देखनी है रीपेमेंट ऑफ लोन्स और डिसइन्वेस्टमेंट, ये जो है एनेक्शन में मिल जाएंगे अपेंडिक्स टू जीएफआर के, जिसमें रेवेन्यू रिसीट्स ये मैंने लिख दी हैं कौन कौन सी हैं, आप पोज करके पढ़ लेना। इसके बाद इसी में है हमारी कैपिटल रिसीट्स, जो ये होती है इंटरनल डेट, मार्केट लोन, ट्रेजरी बिल, सब कैपिटल रिसीट में जाएगा। एक्सटर्नल डेट इस कैपिटल रिसीट में जाएंगे। रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कैपिटल रिसीट में जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स इसमें जाएंगी। अदर लाइबिलिटीज भी कैपिटल रिसीट में जाएंगी। तो आंसर जो बनेगा हमारा बनेगा, दूसरा हटा दो तो 134 इज सी इज द आंसर 108 का। चलो 109 कहता है कि इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ अ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बियॉन्ड द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस।
तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और बिड सिक्योरिटी दोनों साथ-साथ ही हैं। तो अभी हमने ऊपर बिड सिक्योरिटी पढ़ी थी, अब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी पढ़ लेते हैं। इसका वैसे आंसर बता देता हूँ, आंसर है 60 डेज। आंसर सी, सॉरी आंसर डी 60 डेज इंक्लूडिंग कंप्लीशन ऑफ वारंटी ऑब्लिगेशंस। ओके, और बिड सिक्योरिटी थी 3 से 3 से 5 2 से 5% और ये होती है 3 से 10% के करीब जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होती है। बेसिकली जब आपको किसी को बिडर को बिड मिल गई तो उसको एक परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी पड़ती है इतने अमाउंट की। वो बेसिकली ये होता है कि आप जो भी आपने इसमें अपने बिड में कहा है वो वैसे परफॉर्म करोगे। अगर उसमें कोई डेविएशन होता है तो ये एज आपके हमारे पास सिक्योरिटी है ताकि हम उनसे रिकवरी बाद में कर सकें। और ये वैलिड होती है फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज बियॉन्ड द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस ऑफ द सप्लायर इंक्लूडिंग द वारंटी ऑब्लिगेशंस। और जो भी बिड सिक्योरिटी है शुड बी रिफंडेड टू द सक्सेसफुल बिडर ऑन रिसीट ऑफ द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। जब आपको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मिल गई तो उस बिडर की जो बिड सिक्योरिटी थी वो उसको वापस कर दो। अब इसमें एक और सवाल इसी के, क्योंकि इसी के बाद ये रूल लिखा था एडवांस पेमेंट टू सप्लायर्स। ये क्वेश्चन कई बार आता है, मैं आपको बता देता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है ये एडवांस पेमेंट मांगते हैं सप्लायर्स, तो जनरली तो एडवांस पेमेंट नहीं दी जाती, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे दे सकते हो आप। वो है कि जब भी आप कोई मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो फॉर सर्विसिंग ऑफ एयर कंडीशनर्स, कंप्यूटर्स, अदर कॉस्टली इक्विपमेंट्स के लिए, या कोई आप एडवांस पेमेंट डिमांड करी गई है बाय फर्म्स, जो कि जैसे टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स ये होता है कि जैसे कि बेसिकली इसका मतलब ये है कि चाबी घुमाओ और गेट खुला। मतलब एक घर बना बनाया घर है, आपने बस उसको चाबी लेनी है और उसको चाबी को घुमाना और घर आपका। तो ऐसी चीज है, इन केसेस में आप एडवांस पेमेंट दे सकते हो। तो लिमिट है अगर 30%, लिमिट से अप टू 30% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आप एक प्राइवेट फर्म को दे सकते हो। 40% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अप टू 40% वो आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर एजेंसी से काम करा रहे हो उसको दे सकते हो, या PSU से भी काम करा रहे हो तो उसको भी 40% दे सकते हो। और कोई ऐसा होता है कि मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, वो 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें अप टू 6 मंथ जितनी भी वैल्यू है वो आप दे सकते हो। ओके, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट रिलैक्स कर सकते हैं इस कंडीशन को विद द इन कंसल्टेशन विद देयर फाइनेंशियल एडवाइजर्स। ओके, और जब भी आप एडवांस पेमेंट दो तो सेफगार्ड्स तो जरूर रखो इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटीज, सो दैट आपको नुकसान ना हो। पार्ट पेमेंट, अच्छा एक और चीज, पार्ट पेमेंट टू सप्लायर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा सवाल बन सकता है कि पार्ट पेमेंट आप कब रिलीज करते हो। हमेशा आपको डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ डिलीवरी, और आप पार्ट पेमेंट रिलीज करोगे टू सप्लायर आफ्टर इट डिस्पैचेस द गुड्स फ्रॉम इट्स प्रेमाइसेस इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब जो वो जो सामान है वो अपने सप्लायर अपने प्रेमाइसेस से डिस्पैच कर दे, उसके बाद आप पार्ट पेमेंट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, ये 20वां सवाल। A force majeure clause (FM) clause is normally incorporated in a contract for supply of goods and services, which, when invoked, frees both the parties from the contractual liability or obligation. Which of the following are the extraordinary events or circumstances for which a party can invoke FM clause? देखो इसमें ऑप्शन दे रखे 4। अब ऐसा GFR में कहीं भी नहीं लिखा बिल्कुल एग्जैक्ट जो ये चीजें लिखी हुई है, लेकिन GFR में एक चीज लिखी हुई है, रूल नंबर 22(3) में, लॉसेस नॉट ड्यू टू डेप्रिसिएशन, उसमें 0.5 है। कहता है losses due to extraordinary situation like force majeure conditions like fire, flood and enemy action। तो इस हिसाब से देखो लगता है वॉर तो बिल्कुल सही है, राइट्स भी सही है, सीजनल रेन गलत आंसर है, नहीं हो सकती, और स्ट्राइक हो सकती है। तो 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज बी। तो इसके साथ मैंने आज आपको GFR के क्वेश्चंस जो 2021 में आए थे वो सारे कवर करा दिए। होप ये वीडियो आपको यूजफुल रहेगी, एंड थैंक यू।